हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगले अगले महीने से आपको पता ही है, अब मई जून अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों की अब तक प्रिपरेशन खत्म हो जानी चाहिए। मैं आपको ये हर वीडियो में बोलता ही हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप अभी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो अभी आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कुछ हो सकता है डाउट आ जाए, फिर जाके आप उसके मॉक करेंगे, उसमें डाउट आ जाए, तो ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और तब तक अटेम्प्ट पास में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना पहले सारा का सारा कंसेप्ट खत्म कर लीजिए। अगर आपके अभी भी कंसेप्ट खत्म नहीं हो रहे, आपको लगता है कि अभी पूरा ही महीना खिंच जाएगा, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना अटेम्प्ट अभी डेफर कर सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके अभी रेडी है या नहीं, क्योंकि आपको असली प्रिपरेशन तो अपनी तभी पता चलेगी जब आप मॉक करेंगे। ठीक है, तो इसी इनिशिएटिव से बेटा मैंने ये डाउट सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि इस ये क्या है, इसका रीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मुझको बहुत सारा डाउट्स आता रहता है। इसी अटेम्प्ट में नहीं, पिछले अटेम्प्ट्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, तो मैं देखता हूँ इसी अटेम्प्ट में वही डाउट्स रिपीट हो रहे हैं, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए, है ना। बार बार एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके सबको सॉल्व करेंगे, सबको हो सकता है समझ में भी ना आए, तो मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना देते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी और आगे आने वाले अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। कैसे? कुछ अगर दो तीन कंसेप्ट अगर किसी के ऊपर नीचे है, डाउट्स कुछ नहीं होता, कहाँ डाउट आता है, सब इजी होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिक्कत ये होती है कि कंसेप्ट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम कुछ छोड़ देते हैं, हमने कंसेप्ट को शायद कुछ अच्छी तरह नहीं पढ़ा, कुछ लैक हो गया, तो ये एज अ फिलर काम करेगा आपका ये सब। ठीक है, तो ये बूस्ट के लिए है। तो लेकिन आपको मैं यही कह रहा हूँ, इन क्लासेस, इन डाउट सीरीज को करने से पहले आपको पहले अपना पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। अपने अपनी क्लासेस में इन डिटेल आपको सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 इन डिटेल पढ़ाया, पूरा सीरीज कंप्लीट करा, तब जाके अब मैं आपको ये डाउट सीरीज करा रहा हूँ। तो आपको भी ये तभी ही करनी है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इससे कंसेप्ट समझ लूंगा, तो वो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक वन ऑफ द डाउट है, स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ भेजा था और ये पिछले अटेम्प्ट में भी सेम कहानी थी, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना देते हैं। वैसे तो ये जो डाउट है ये इतना डिफिकल्ट डाउट नहीं है, अगर इसको मैं स्केल करूं कि इस पर अगर मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर इस पर बता दीजिए, बहुत ही सिंपल डाउट है। दिक्कत बस कहाँ आती है, कंफ्यूजन आ जाती है आईआरआर। ये डाउट जो है बेटा, ये पार्ट 2 में से, सेक्शन ई में से है, जिसका कंसेप्ट का नाम है आईआरआर। तो वहां से टॉपिक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बड़ा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चार लेने, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है सर, पता नहीं कैसे। अभी मैं बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास ये क्वेश्चन होगा, आप उसको देख लीजिए। देखिए पहले बात तो सर इससे याद आया मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन प्रोवाइड करिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप ऐसा वीडियो में नहीं बोल रहे हैं। सर देखिए, आपको क्या है बेटा, मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप उसका एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन होगा, अगर वो नहीं है तो भाई वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड में, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन देता हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ा करें। बार बार बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझको रिस्पॉन्स आता है, सर देखिए इसमें आप तो ऐसे पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल के देखते ही नहीं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, वहां पे सबसे पहले ही मैंने क्वेश्चन का ही लिंक दिया होता है, आप उस क्वेश्चन पर क्लिक करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्वेश्चन को अपने सामने रख के तब जाके मेरी वीडियो देखिए, ऐसे नहीं आप वीडियो देखिए फिर जाके क्वेश्चन देखा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं जो लिंक है क्वेश्चन का, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, वैसे तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर मैं इसको बोलूं, मुझे तो वैसे कुछ खास डिफिकल्ट लगा नहीं बेटा, मतलब बताने लायक। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक जगह बच्चा फंस जाता, तो मैंने कहा चलो ये बता देते, बस उसी रीजन की वजह से। वरना ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सेक्शन ई के ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते नहीं है, उसमें कोई डाउट ज्यादा आती नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जहां हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो गया हो, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक एक कंपनी है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं एबीसी इनकॉर्पोरेशन है, वो चार ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज देख रहे भैया। क्या है, एक एबीसी कंपनी है, उसके पास चार ऑप्शंस है बेटा, उसके पास चार ऑप्शंस है। पहली बात तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है कि जो चार ऑप्शंस है, ए बी सी डी, क्या ये चारों के चारों ऑप्शंस में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा? सेक्शन ई में यही तो करते हैं बेटा, कैपिटल डिसीजंस लेते हैं ना, हमारे पास ऑप्शंस होता है, उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसकी हाईएस्ट एनपीवी होती है। यही अब तक हमारे माइंड में फीड है, जिसकी हाईएस्ट एनपीवी होती है वो ऑप्शन सबसे बेस्ट है, वो ले लेंगे। चलिए, तो चार उसके पास ऑल्टरनेटिव, उसके बाद टेबल में चार ऑल्टरनेटिव रख दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और उनके अंदर अंदर क्या क्या रिटर्न, उनके अंदर कौन कौन सी लागत लगेगी इन्वेस्टमेंट, बेटा चार इन्वेस्टमेंट आपके टेबल पर रख दी, उसमें बता दिया कि
इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे ए बी सी डी में कितनी 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 लागत लगेगी और लागत लगा के आपको कितना इस पे आईआरआर मिल जाएगा। ठीक है, वो सब इसने लिख दिया, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, चलिए मैं लिख ही देता हूं अगर, है ना। तो ये हो गया प्रोजेक्ट्स। इसकी अगर मैं हेडिंग दूं, प्रोजेक्ट्स की हेडिंग दे देता हूं इसकी तो मैं, और इसको मैं दे देता हूं कैश आउटफ्लो, है ना, कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हो, और इसको हम बोलेंगे आईआरआर। ये टेबल में आपको गिवन है, आपके सामने क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ए में कितनी लागत लगेगी, मतलब अगर आपको एक ए इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें आपको कितनी कॉस्ट इंकर हो जाएगी करने के लिए, मतलब अगर आपको ये ए वाला प्रोजेक्ट करना है तो इसमें आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, $2 लाख लगाने पड़ेंगे। उसमें आईआरआर कितना मिलेगा आपको, इस प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है, 12.5%। पहली बात तो स्टूडेंट्स को एक आईआरआर के कंसेप्ट में कंफ्यूजन है। अपनी क्लास में बेटा इन डिटेल 3 क्लास लगा के पूरा आईआरआर समझाया, लेकिन मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। तभी कह रहा हूं बेटा ये क्लास आपको तभी ही देखनी है जब आपने पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़े हैं। ठीक है, एंड 10.6% ये सब आईआरआर है, ये 5 है। ठीक है, ये सब आईआरआर है। आगे भी कहानी कुछ लिखी हुई है, अभी वो हम पढ़ेंगे वो जो लिखा हुआ है उसमें। प्रोजेक्ट है ए बी सी डी, कैश आउटफ्लो है $2 लाख, $3.5 लाख, $5,70,000 एंड $3,90,000। आईआरआर हमें गिवन करे हुए हैं 12.5%, 14.2%, 16.5%, 10.6%। अब ये आईआरआर क्या है, इसको जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। आईआरआर मतलब ये होता है एक ऐसा रेट, फिर से सुनो, आईआरआर मतलब एक ऐसा रेट जिसपे आपकी जो कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो पता है ना, हमेशा T0 पे होती है, प्रेजेंट में होती है। बेटा आप जो अभी खड़े हो, अभी आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, वो अभी प्रेजेंट भी तो पढ़ रहे हो, उसे कैश आउटफ्लो बोलते हैं। ठीक है, आप हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा प्रेजेंट में कैश आउटफ्लो पता होता है, हमेशा लागत, कैश आउटफ्लो का दूसरा नाम होता है लागत। आप बेटा प्रेजेंट में एक ही चीज हमेशा श्योर से बोल सकते हैं, वो है कॉस्ट। इनकम बेटा हमेशा एक्सपेक्टेड होती है। एग्जांपल, आप बेटा सैलरी हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको ये नहीं पता आपकी साल के एंड तक आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी, आप बस एक एस्टिमेट कर सकते हो कि महीने की इतनी मिलेगी, इंटू 12 करके साल कितनी हो जाएगी, बस ये कर सकते हो बेटा। ये सिर्फ एस्टिमेटेड है, हो सकता है आपको निकाल दिया जाए या आप खुद ही रिजाइन कर लो, कुछ भी हो सकता है। तो इनकम को तो बेटा आप गैस नहीं कर सकते, हाँ कॉस्ट को जरूर गैस कर सकते। कॉस्ट को तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ चीज गैस कर सकते हो। जैसे आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस जानना है तो बेटा चले जाओ, जैसे आपको जानना है कि दूध का आज क्या रेट है, तो बेटा चले जाओ शॉप में, दूध की पूछ लो आज दूध का क्या रेट चल रहा है। तो दूध को तो बेटा, सॉरी, कॉस्ट को तो आप करेक्टली एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन इनकम को आप इतना एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो खैर आईआरआर क्या है, आईआरआर वो एक रेट होता है जिसपे आपकी जो कैश आउटफ्लो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोस के इक्वल होती है। फिर से बोलता हूं, आईआरआर एक वो रेट होता है जिसपे जो आपकी कैश आउटफ्लो जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, वो आपकी जितने भी इनफ्लोज होती हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू की इक्वल होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज को बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बोलूं तो आईआरआर एक वो रेट होता है जो आईआरआर एक वो रेट होता है जब आपकी जो कैश आउटफ्लो होती है प्रेजेंट में वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो बेटा उसको आईआरआर बोलते हैं। और शॉर्ट में बोलूं, जब एक ऐसा रेट जब आपकी एनपीवी 0 होती है प्रोजेक्ट की, बस इससे ज्यादा तो शॉर्ट बन ही नहीं सकता। आईआरआर एक वो रेट होता है जिसपे आपकी एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की 0 हो जाए तो समझ लेना उसका आईआरआर, ये मतलब सोचो जैसे इसका आईआरआर 12.5% है, तो बेटा इस प्रोजेक्ट की मतलब एनपीवी 0 आएगी, क्योंकि बेटा आपकी कैश आउटफ्लो और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पीवी ऑफ ऑल इनफ्लोज वो इक्वल है। तो बेटा एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी का फॉर्मूला तो यही होता है ना, आउटफ्लो माइनस, सॉरी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यही तो होता है। तो जब दोनों ही इक्वल है तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो खैर आईआरआर का ये मतलब होता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तो मतलब था, इंटरप्रिटेशन क्या है, डिसीजन लेने में कैसे मदद करता है। आईआरआर बेटा कुछ नहीं है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, एक तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, इतना कॉम्प्लिकेट कंसेप्ट है नहीं। आईआरआर इसकी एप्लीकेशन, सॉरी, इंप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस में डिसीजन लेते कैसे मदद होती है। आईआरआर आपको बस, अगर किसी प्रोजेक्ट का एक आईआरआर लिखा गया, जैसे एग्जांपल से एक प्रोजेक्ट ए है, इसका आईआरआर 12.5% है, इसका मतलब ये है इस प्रोजेक्ट की एक मैक्सिमम लिमिट या बेटा मैक्सिमम सहने की क्षमता। सर वो तो ठीक है सहने की क्षमता, लेकिन किस चीज से सहने की क्षमता, बेटा इन्फ्लेशन की मार। बेटा इन्फ्लेशन की मार जब पड़ेगी ना तो इस बेचारे की एक सहने की क्षमता होगी, और पता वो कितनी, वो है 12.5%। मतलब मार्केट में अगर 12.5% का इन्फ्लेशन पहुंच जाता है तो ये प्रोजेक्ट आराम से सरवाइव कर लेगा, मतलब ब्रेक इवन करेगा। आईआरआर का मतलब क्या होता है, एनपीवी इक्वल टू 0,
और एनपीवी इज इक्वल टू जीरो एक तरीके से बेटा ब्रेक इवन ही होता है बेटा। ना आप प्रॉफिट में हो, ना आपकी एनपीवी पॉजिटिव में है, ना नेगेटिव मतलब ना लॉस में है, आप जीरो पे हो। इसका मतलब इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ब्रेक इवन। तो आईआरआर मतलब एक ब्रेक इवन कंडीशन, मतलब आपने बस अपनी लागत ही लागत रिकवर करी है, आपने अभी प्रॉफिट नहीं कमाया कुछ, ठीक है। तो आईआरआर मतलब जब किसी का रेट, जिस किसी प्रोजेक्ट के आगे आपको एक आईआरआर दिखता है, इसका मतलब वो ये दर्शाता है कि इस प्रोजेक्ट की भैया मैक्सिमम इन्फ्लेशन की मार सहने की क्षमता सिर्फ इतनी है। जैसे एग्जांपल लू अगर मैं डी की, प्रोजेक्ट डी की, बेटा इसकी मैक्सिमम इन्फ्लेशन सहने की क्षमता सिर्फ 10.6% है, सिर्फ 10.6% है। सोचो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है 12.5%, तो बेटा इस बेचारे की सहने की क्षमता कितनी थी, 10.6%। तो बेटा ये तो धस ही जाएगा जमीन के अंदर, ये तो जमीन के अंदर धस जाएगा ना बेटा। इसकी तो सब बेचारे की क्षमता 10.6 थी, आपने पकड़ा 12.5 दिया। एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है बेटा, उसकी बेचारे के सहने जो उठाने वेट उठाने की क्षमता है सोचो 10 किलो, लेकिन आपने उसके ऊपर लिख रख 12 किलो दिया, तो बेटा वो तो बेचारा जमीन के अंदर ही धस जाएगा, इतना वेट तो उठा ही नहीं पाएगा ना। यही यहाँ पे भी सेम बात हुई है बेटा, यहाँ पे भी सेम बात हुई है, यहाँ पे भी बेटा सेम बात हुई है। आईआरआर कुछ नहीं बताता, बस वो आपको एक प्रोजेक्ट की सहने की क्षमता बताता है, इन्फ्लेशन की मार। बेटा इन्फ्लेशन एक मार ही तो है, एक प्रोजेक्ट की मार ही तो है। इन्फ्लेशन महंगाई क्या है, एक मार ही तो है। तो बेटा हर प्रोजेक्ट में बेटा आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कहां कर रहे हो, एनवायरमेंट में कर रहे हो, इकोनॉमिक मार्केट के अंदर कर रहे हो। अब इकोनॉमिक मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन की मार तो एनपीवी पड़ेगी ना बेटा, पड़ेगी। हाँ जी सर पड़ेगी। तो हम बस आईआरआर ये दिखाता है कि भैया इस प्रोजेक्ट की जो एक इन्फ्लेशन मैक्सिमम बेचारा कहां तक सह सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना भार इन्फ्लेशन का अपने ऊपर उठा सकता है। तो बस बेटा ये 12.5% है, इससे 1% ऊपर गया, थोड़ा सा भी इसके ऊपर गया, बस बेटा लॉस में आनी स्टार्ट हो जाएगी, बेटा लॉस में आना स्टार्ट हो जाएगा ना। 12.5% तक मैक्सिमम आप बस अपनी लागत रिकवर कर रहे हो, इसके बाद आपका प्रॉफिट नहीं है बेटा। 12.5% में आपकी पीवी, आपकी जो एनपीवी होती है जीरो आ जाती है ना, आप लागत टू लागत रिकवर कर लेते हो अपनी बेटा। इसके बाद तो अब फिर आप लॉस में आना स्टार्ट हो जाओगे। पहले आप प्रॉफिट में कमा रहे थे बेटा, सोचो बिल्कुल प्रॉफिट पे थे, ऊपर पीक पे थे, फिर बेटा आप गिरते रहोगे गिरते रहोगे गिरते रहोगे, जीरो तक पहुंच जाओगे, है ना। ये जीरो होता है ना, ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये जीरो होगा ना बेटा। पहले आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थे, लेकिन आपका देखो जैसे आप बेटा इसका कहते हैं एनपीवी प्रोफाइल, तभी कह रहा हूं बेटा कंसेप्ट पहले क्लास में अच्छी तरह सेक्शन बी में जो कंसेप्ट है वो पढ़ लो, इसे कहते हैं एनपीवी प्रोफाइल। एनपीवी प्रोफाइल में हम एक चीज पढ़ते थे बेटा, जैसे 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 डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता रहता था या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती रहती थी, आपकी एनपीवी डिक्रीज होती रहती थी। और जहां पे डिक्रीज होते 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 एक बार 0.0 पे पहुंच जाए, उसको आईआरआर, उसी रेट को तो आईआरआर बोलते थे। एनपीवी प्रोफाइल क्रॉस ओवर रेट्स हमने पढ़ा हुआ है ना डिटेल में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारी एनपीवी थी, उसके बाद बेटा जैसे ही हमारा देखो इन्फ्लेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 12.5% तक आ गया, ए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो बेटा आप देखेंगे आपकी आईआरआर जीरो आ गई। इसके बाद 1% और ऊपर बढ़ा बेटा, नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाओगे, और नेगेटिव तो मतलब लॉस है, उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। बस यही है बेटा, मुझे ये चीज समझानी थी। यहाँ पे बस थोड़ा सा बच्चों को डाउट आता है, क्योंकि आईआरआर के एक तो कंसेप्ट बताऊं थोड़े से हिले हुए हैं बच्चों के, वो ढंग से समझ नहीं रहे आईआरआर को, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज छोटी सी समझा दी, ठीक है। बाकी मेरे यूट्यूब पे बेटा एक मैंने कंसेप्ट क्लास आईआरआर की डाल रखी है, अगर किसी के कंसेप्ट वीक है आईआरआर में या बेस समझने में दिक्कत है, तो आप वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आएगी, एनालिसिस में कैसे मदद करता है आईआरआर, बस इसका इतना ही बस मतलब होता है, और इससे ज्यादा इसका कोई पर्पस है नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना इससे निकाल सकते हो। मतलब अब जैसे इसको बात लेते हैं प्रोजेक्ट बी को, एक लास्ट और बता देता हूं, मुझे लग अब मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं फिर भी एक लास्ट समझा देता हूं। जैसे प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट बी है, आईआरआर इसका 14.2% है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम इन्फ्लेशन सहने की क्षमता कितनी है, बस 14.2%। मतलब अगर मार्केट में 14.2% का इन्फ्लेशन हो जाता है, सोचो वैसे तो ये बहुत ज्यादा है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, अगर हो जाता है, ये आराम से आपको ब्रेक इवन करके दे देगा। मतलब आप लॉस में नहीं जाओगे, लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं जाओगे, लॉस में भी नहीं जाओगे। लेकिन बेटा अगर इससे 1% या थोड़ा सा भी ऊपर चला गया 14.2 के, बेटा आप लॉस में आना स्टार्ट हो जाओगे। बस एक ये चीज बताता है। चलिए अब बेटा, अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ो, अब बताओ बेटा क्वेश्चन असली तो अब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में बेटा अब आगे पढ़ो, पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये 4 प्रोजेक्ट्स पड़े, उसका हमारे पास आईआरआर भी है, ठीक है। अच्छा एक बार प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, अगर देखनी हो तो, वैसे ही कह रहा हूं। अगर आप इसकी देखेंगे 2 3 वैसे देख लो, 5 और 7 12 21 4 7
12 ये तो ज्यादा ही आ गई कुछ। बेटा ये तो आ गई 15,10,000। 15,10,000 आ गए बेटा, ये टोटल कॉस्ट इतनी है। मतलब आपको 15-10, अगर आपको ये चारों के चारों में अगर इन्वेस्ट करना है पैसा, तो आपको बेटा 15,10,000 की जरूरत है। देखते हैं इसके पास है या नहीं। बेटा चारों में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपके पास 15,10,000 होना चाहिए ना। देखते हैं इसके पास है या नहीं। वो कह रहा है, वो अरे उसने एक चीज बोली, उसने कहा है द इन्वेस्टमेंट विल बी फाइनेंस्ड थ्रू 40% डेट एंड 60% कॉमन इक्विटी। लो, ये तो बहुत अच्छी बात करी इसने। इसने कहा कोई नहीं, अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, 40% एक काम करते हैं, डेट से उठा लेते हैं, उधार से, है ना, मार्केट से, बैंक से उठा के, जैसे भी बॉन्ड्स रेज करना है जो भी है। बाकी 60% हम इक्विटी से रेज कर लेंगे। ठीक है सर, इक्विटी से, चलो ठीक है। चलो अब इसमें तो कोई कहानी तो दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन उसने एक आगे एक चीज और लिख दी यार, उसने एक चीज लिख दी भाई साहब, इंटरनली जनरेटेड फंड्स। बेटा इंटरनली जनरेटेड फंड्स का कुछ नहीं है, बस दूसरा नाम इसका रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड फंड्स टोटली 10 लाख। बेटा एक तरीके से इसका मतलब यह है रिटेन्ड अर्निंग्स। इंटरनली जनरेटेड का क्या मतलब होता है बेटा? आपका काम क्या, आपने कोई पैसों की मशीन लगा रखी है? नहीं, आपका जो जोड़ा हुआ आपने पैसा अपने पास रखा हुआ है कंपनी में, उसको इंटरनली जनरेटेड फंड्स बोलते हैं। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स कितने की है? 10 लाख की। $10 लाख आपके पास पड़े हैं बेटा, $10 लाख आपके पास पड़े हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अभी अंदर ही अंदर, अरे घर में $10 लाख पड़े हैं, लेकिन पैसा कितना चाहिए टोटल? 15,10,000। घर में कितना पड़ा है? 10 लाख। शॉर्टेज कितनी की हो गई? 5,10,000। तो बेटा यहां से उठा सकते हैं 5,10,000, 40% इससे, 60% इससे। ठीक है, अब तक हम क्वेश्चन बिल्कुल इंटरप्रेट सही कर रहे हैं। देखते हैं आगे कुछ और लिखा है क्या। वो कह रहे हैं टोटलिंग 10 लाख आर अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट। लेकिन लो, एक चीज बोल दी लेकिन इसने बेटा, अब यहां से लेकिन कहानी से अलग हो गई बेटा। अब तक जो हम इंटरप्रेट कर रहे थे अब अलग हो गया। क्यों? वो कह रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटा हर चीजें लिखते रहो, मैंने आपको पहले ही समझा रखा, डिडक्शन मेथड फॉलो करो, चीजें लिखते रहो, लिखते रहो। 11% है भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो समझाऊंगा इसका भी क्या मतलब है, कैसे यहाँ पे काम करेगा ये। एंड मेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो द रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। बेटा देखिए, सेक्शन बी में से ये रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, आपने अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा था डिविडेंड का, सेक्शन बी में बेटा हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना डिविडेंड थ्योरी, है ना, डिविडेंड के बारे में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिविडेंड, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ रेट वगैरह हर चीज। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब बता देता हूं। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी मतलब जो बचा कुचा, रेसिडुअल का मतलब ही पता है क्या होता है बेटा? जो बच जाता है, बच जाता है। इसकी डिविडेंड पॉलिसी ये है, अगर कुछ बच जाएगा तो देंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। मतलब अगर पैसा है, देखो बेटा रिटेन्ड अर्निंग से खूब पैसा है इसके पास, 10 लाख रुपए। अगर एक इन्वेस्टर ध्यान से देखे, भाई साहब 10 लाख रुपए तेरे पास जोड़ा हुआ पैसा है, बांट दे इन्वेस्टर्स, बांट दे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। कमी तो है नहीं तुम्हारे पास, है तो पैसा, रिटेन अर्निंग्स पे से तो बांटते हैं डिविडेंड। लेकिन वो कह रहा है भाई साहब मैं बांट देता, लेकिन मेरी पॉलिसी कुछ और है। हमने कहा क्या है तेरी पॉलिसी? वो कह रहा है मेरी पॉलिसी ये है कि अगर कुछ बच जाता है तो हम डिविडेंड बांटेंगे। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है, 10 लाख दिख तो रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये 10 लाख मैं यहाँ बचा हुआ नहीं है, तुमको दिख रहा है फोकट में, फ्री नहीं है, हमको इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। मैंने कहा अच्छा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, हाँ। वो कह रहा है प्रोजेक्ट में लगाने के बाद अगर कुछ बच जाएगा पैसा तो हम बांट देंगे डिविडेंड। बस क्वेश्चन में ये बोला कितना डिविडेंड इस साल वो बांट सकता है। वो कह रहा है वो किस साल कितना डिविडेंड वो बांट देगा, बस उसने फिर वो ऑप्शंस लिख दिया, बेटा ये निकालना है बस। अब ध्यान से चलता है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करते हैं 11%। बेटा इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मोटा मोटा जनरली मार्केट में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 11% के करीब चल रहा है। बेटा आप लोगों को वैक निकालनी आती है, मैं ये समझ रहा हूं अभी आनी चाहिए बेटा। अगर अब तक आपको ये 11% निकालना नहीं आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, इन डिटेल सेक्शन बी में समझा चुका हूं। 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वैक के बारे में भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने क्वेश्चन करे थे, है ना, तो वहां पे कंसेप्ट आता है। खैर 11% कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे ये है, मतलब जनरली यही होता है कि मार्केट में जो अभी मोटा मोटा इन्फ्लेशन चल रहा है ना आज की डेट पे, वो 11% चल रहा है। मतलब बेटा, मतलब कंपनी कह रही है ना, मतलब वो अगर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम समझो, मतलब अगर कंपनी बाहर से पैसा उठाती है, कोई भी पैसा उठाती है, कैपिटल उठाती है, तो उसको अपनी जेब से कितना खर्चा करना पड़ेगा? 11% का। इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन 11% की चल रही है, ठीक है, तो 11% का खर्चा करना पड़ जाएगा। अब बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है 11%। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर 11% का नीचे से चलाता हूं, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 11% का चल रहा है, तो आप मुझे एक बात बोलो, क्या ये प्रोजेक्ट डी करना चाहिए इसको? बड़े ध्यान से बोलो बेटा, सोचो एक बार। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है कितना? 11%। अभी इसको माइंड को लॉक रखो, लॉक रखो इसको यहाँ पे, अभी 11% चल रहा है मार्केट में इन्फ्लेशन।
बेटा इस प्रोजेक्ट डी की मैक्सिमम इन्फ्लेशन सहने की क्षमता कितनी है? अभी ये देखो सर 10.6% है, चल कितना रहा है 11%, बेचारे की क्षमता कितनी है 10.6%। इसका मतलब 10.6% तक आपकी एनपीवी जीरो आएगी। बेटा अगर आपने 11% से इसको डिस्काउंट कर दिया ना, नेगेटिव में एनपीवी चली जाएगी। बट ऑफ वैसे बेचारे की क्षमता यार देखो ना 10.6% है, यहाँ पे इसका आंसर जीरो आ गया। अब इसके आ गया बेटा माइनस में आता रहेगा सीधा। 11% अगर डाल दोगे तो बेचारे पे बर्डन डाल दोगे, आप बर्डन डाल दोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये माइनस में चले जाएगा। तो बेटा आप इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगे, बट ऑब्वियस इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगे बेटा। 11% का इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में, यहाँ पे 10.6% तक की ही बेचारी की क्षमता है सहने की, इसको नहीं करोगे। लेकिन बेटा इसको कर सकते हो, 11% चल रहा है, इसकी तो फिर भी 12.5% आराम से 12% उठा सकता हूँ। ये कह रहा है मैं तो 14 तक जा सकता हूँ, 10-11% कुछ नहीं है मेरे सामने। ये तो कह रहा तुम सब छोड़ो, मैं तो 16.5 उठा सकता हूँ। तो बेटा इन तीनों को आप करोगे, इसको नहीं करोगे तो ये हमारे लिए हो गया इररेलेवेंट। अब बेटा हमारे लिए जो फिर टोटल कॉस्ट बदल जाएगी, कॉस्ट हमारे लिए बदल जाएगी, इसको 40% ही रहने देते। अब बेटा अब हमारे लिए टोटल कॉस्ट बदल जाएगी, क्योंकि अब ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा अब हमें अब 3,90,000 के पैसे की जरूरत नहीं है, अब हम यही तीन करेंगे। और इन तीनों में बेटा एक बार टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये हो गया 5,50,000, 2 लाख प्लस 5,50,000, 5 लाख मतलब 10,50,000 और 11,20, बेटा 11,20,000 का डॉलर्स, 11,20,000 की बेटा अब आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको आपने देख लिया इनमें आपकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी। बेटा आपका मार्केट में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 11%, इन सब में आईआरआर की सहने की क्षमता ऊपर है, मतलब आपकी यहाँ पे तीनों प्रोजेक्ट्स में एनपीवी पॉजिटिव आएगी, आएगी ना। तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो तीनों प्रोजेक्ट्स को करो। लेकिन कर लेते 11,20,000 सर, कर लेते, मैंने कहा तो करो ना सर, पैसा भी तो होना चाहिए, 10 लाख पड़ा है, 11,20,000 की जरूरत है, 11,20,000 की जरूरत है। मैंने कहा कोई नहीं, क्वेश्चन में हमको एक ऑप्शन दिया तो है, पैसे की जरूरत पड़ गई कोई नहीं, 40% तो डेट से उठा लो यार, 40% तो डेट से उठा लो। रुक जाओ मैं बताता हूं कैसे। बेटा 11,20,000 पूरा 11,20,000 अपना रिटेन अर्निंग से क्यों कर रहे हो, जब 40% फाइनेंस डेट से कर सकते हो। बच्चे क्या सोचते हैं 11,20,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 10 लाख पड़ा है। बेटा आप एक चीज ध्यान से ये नहीं देखते, क्वेश्चन में ये भी बोला कि 40% डेट से फाइनेंस करना है, इसका मतलब ये पूरा 11,20,000, इससे आपको इससे फाइनेंस नहीं करना रिटेन अर्निंग से। बेटा पहले इसमें से 40% हटा दो, इसमें से पहले 40% हटा दो, तो मतलब 60% इक्विटी अभी निकालते हैं 11,20,000 का। बेटा 11,20,000 का पहले 60% निकालो, मतलब इक्विटी से कितना फाइनेंस करना है 60% करना है। तो 11 लाख का अगर मैं 60% करूंगा तो बेटा आंसर आ जाता है 6,72,000। बेटा इक्विटी से कितना चाहिए, इक्विटी से चाहिए हमको 11,20,000 का 60%, जो कि हमारा बन जाता है कितना 6,72,000। बेटा 6,72,000 की एक्चुअली मुझे जरूरत है, क्योंकि बाकी 40% तो मैं डेट से उठा रहा हूं, उधार से उठा रहा हूं, मार्केट से उठा रहा हूं। तो बेटा मुझे 11,20,000 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये नोशन मत पाल लेना कि यार 11,20,000 की जरूरत है, 10 लाख ही पड़ा है, 1,20,000 नहीं है। अरे ये कैसा है, ये कैसे कर रहे हो, भूल गए क्या 40% डेट से भी करना है, 60% इक्विटी से करना। तो इक्विटी से देखेंगे अब इक्विटी में पैसा है या नहीं। चलो 40% डेट से उठा लिया, अब बाकी 60% इक्विटी से उठाना है, तो कितना हो गया 60%, 6,72,000। बेटा 6,72,000 आपको इक्विटी से उठाना है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कितना चाहिए अब इक्विटी से, कितना चाहिए इक्विटी से, कितना चाहिए हमको 6,72,000 चाहिए। बेटा घर में कितना पड़ा है, बेटा घर में कितना पड़ा है 10 लाख पड़ा है, बताओ बेटा। रेसिडुअल रेसिडुअल अमाउंट तो बताओ, रेसिडुअल अमाउंट, बेटा डिविडेंड ही बोलते थे, कैसे सर, अब कैसे बताता हूं ना। बेटा घर में कितना पड़ा है, रिटेन अर्निंग्स कितना पड़ा है 10 लाख पड़ा है, चाहिए कितना 6,72,000। अरे बेटा आप बैलेंस शीट बनाते हैं टोटल इक्विटी के अंदर ही तो रिटेन अर्निंग्स लिखते हो। अरे ये रिटेन अर्निंग्स इक्विटी का पार्ट होता है इतना तो। अब ये बेटा ये तो पार्ट 1 का कंसेप्ट है, अगर ये तो खैर पार्ट 1 छोड़ो 12th क्लास का कंसेप्ट है। टोटल इक्विटी के अंदर ही तो रिटेन अर्निंग्स जोड़ते हो। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, जोड़ा हुआ पैसा ही तो होता है, वो जोड़ा हुआ पैसा किसका होता है, मालिकों का होता है, इसलिए इक्विटी में ऐड करते हैं, है ना। चलो 11,20,000 का बेटा 60% करेंगे तो आपको इक्विटी से भी इतना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आपके पास तो बेटा 10 लाख है, तो मतलब आपके पास सरप्लस में फंड्स पड़ा है, मतलब 10 लाख आपको चाहिए था, 10 लाख आपके पास है, 6,72,000 ही चाहिए था, बाकी 40% तो मैं डेट से कर रहा हूं ना, डेट से कर रहा हूं। तो बेटा मेरे पास एक्चुअली कितना अमाउंट बच जाएगा, ये हो गया ये हो गया बेटा 3,28,000,
3,28,000 इज द डिविडेंड। बेटा ये बच गया ना, ये बच गया। कैसे सर, कैसे बच गया? अरे बेटा आपके घर में पैसा कितना पड़ा था? 10 लाख का। पैसे की जरूरत कितनी थी? 6,72,000 की। तो बेटा 3,28,000 मतलब आपके पास बच गया। अब वो जोड़ा हुआ पैसा 3,28,000 में बचा हुआ है, अब उसका क्या करे? अरे तो फिर डिविडेंड बांट दो ना। क्यों? अरे उसकी पॉलिसी है ना रेसिडुअल, जब सारा काम करके जब पैसा बच जाएगा तो देंगे, तो देंगे। तो बेटा सारा अब पैसा, अब 10 लाख था, 6,72,000 का काम की जरूरत थी, उसमें से उसको दे दिया, बाकी 3,28,000 बच गया, तो बेटा वो बांट दो ना, फिर बांट दो शेयर होल्डर्स को, तो वो बांट देंगे। तो बेटा इसका आंसर है एक्चुअली 3,28,000। तो मैं देख लेता हूं अगर ऑप्शन में गिवन है या नहीं। 1,20,000 तो नहीं है बेटा, ठीक है, 1,20,000 तो बिल्कुल भी नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, 3,28,000। 1,20,000 तो है नहीं बेटा, 11 लाख में से 10 लाख 1,20,000 कुछ नहीं बन सकता बेटा। तो इसका आंसर है बेटा बी, जो कि बनता है ऑप्शन बी है 3,28,000। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ भी नहीं था इसके अंदर वैसे तो, बस बच्चों को बहुत बच्चों को आईआरआर में गड़बड़ आती है, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आईआरआर को डिकोड कैसे करते हैं, इसके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, बस ये समझ नहीं आता। आई होप आपको बेटा कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने अपनी क्लास में इससे भी ज्यादा बेटा सिंपलर वे में और ज्यादा क्लियर आपको एक्सपर्ट बना दिया आईआरआर में, खैर इस पूरे सेक्शन में ही बना दिया मैंने। तो आपको क्या करना बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसमें डालिए और मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा, अगर वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव इन नेचर है वो डाउट अगर। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।